शुरुआत की जाए बेटा। आज सब गायब हैं एक तरफ से, तो इनके पास तो ऑप्शन रहता है बाद में देख लेंगे, और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि हम बाद में पढ़ा देंगे। तो चलिए ठीक है भाई, बच्चों को जो विकल्प उपलब्ध है उसका लाभ उठाएं। तो बच्चे अपनी व्यस्तता के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। ज्योग्राफी में बेटा कहाँ चर्चा हो रही थी बताएं, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? चक्रवात हम लोगों ने पढ़ा, 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा था, यानी जहां ये पैदा होते हैं, जहां ये जन्म लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके आने का कारण सिर्फ ताप है या संवहनी धारा है। दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, शीतोष्णकटिबंध में आते होंगे। इनके आने का कारण ताप नहीं है, इनके आने का कारण 2 पवनों की टक्कर है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन हॉट फ्रंट का निर्माण करती है, यानी उष्ण वाताग्र का निर्माण करती है, और ध्रुवीय पवन शीत वाताग्र का कोल्ड फ्रंट का निर्माण करती है, और दोनों फ्रंट आपस में टकरा जाते हैं और साइक्लोन आ जाता है। मैंने बताया था कि साइक्लोन अधिक नुकसानदेह नहीं होते, माने ज्यादा ये क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन ये आते हैं तो बारिश वारिश चक्रवात आएगा तो बारिश वारिश तो होती ही है ना बेटा। प्रति चक्रवात हेडिंग बनाइए। तो शुरू में ही हम लोगों ने परिभाषित कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए, जब केंद्र में उच्च वायुदाब, हम शुरू में ही परिभाषित सब करा दिए थे बेटा, इसीलिए कि झंझट ना हो, लेकिन फिर से लिख लो, कोई हर्जा नहीं। जब केंद्र में क्या बेटा, अच्छा आज क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, फिर किसी दिन बड़ी कर लेंगे, आज छोटी रख लेंगे। हाँ लिखें, जब केंद्र में क्या बेटा, उच्च वायुदाब तथा बाहर की ओर निम्न वायुदाब हो तो प्रति चक्रवात आते हैं। बस एक चीज थोड़ा बता दो बेटा, तो हम लिखाएंगे नहीं, और नहीं बताओगे तो फिर हम लिखवाएंगे भी, है ना। हाँ, एक बार तो लिख चुके हो आप। बस खाली ये बता दो कि प्रति चक्रवात अगर उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो हमारे किधर से किधर घूमेंगे। नहीं, हाथ से इशारा मत करो, परीक्षा में इशारा नहीं करना होगा। हाँ तो उसको स्पष्ट बोलो, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त। अब प्री में परीक्षा में क्वेश्चन आया, आप हाथ से इशारा कर रहे हो तो वो तो नहीं चलेगा ना बेटा, वो आपको बताना पड़ेगा। मतलब क्लियर है कि अगर प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आए तो पवन किधर घूमेंगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका अपोजिट होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये सब तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है बेटा? अच्छा, जरा सा साउंड ऑन देख लेना बेटा, क्लियर है? अच्छा, प्रति चक्रवात कहाँ आते हैं? ये बड़ा सघन मामला है बेटा, और बच्चे इसको छोड़ते उड़ते हैं, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, हम तो उस इलाके को हिट करेंगे जो परीक्षा के लिए। तो आखिर चक्रवातों का भी कोई जगह होगी? कभी आपने न्यूज में, समाचार में सुना कि फलाने जगह पे प्रति चक्रवात आ रहा है? भाई हम तो नहीं सुने हैं बेटा, आप सुने होंगे तो बताना। हाँ, चक्रवात को जरूर हम लोग सुनते हैं कि भाई चक्रवात आ रहा है। दो कारण है, एक तो प्रति चक्रवातों का कोई स्पष्ट एरिया ही नहीं, कोई इनका खास एरिया है ही नहीं प्रति चक्रवात का। हाँ, ये जरूर देखा जाता है कि जब चक्रवात आते हैं तो उसके बाद प्रति चक्रवात की स्थिति बन जाती है। वो ऐसे बन जाती है कि चक्रवात में सारी हवाएं केंद्र की ओर झपटती हैं, तो सारी हवा जब केंद्र की ओर झपटेगी तो डेफिनेटली उसके बाद तो यहाँ हाई प्रेशर हो ही जाएगा केंद्र में, और फिर बाद में नहीं, तुरंत नहीं होगा, तुरंत तो चक्रवात आएगा, लेकिन चक्रवात जब टूटेगा, जब बिखरेगा, तो वहां पे प्रेशर थोड़ा हाई होता है, फिर वहां पे प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। और प्रति चक्रवात में क्या होता है बेटा कि सारी हवाएं केंद्र से बाहर की ओर निकलती है। तो जब सारी हवा केंद्र से बाहर की ओर निकलेगी तो आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है,
एक भी बादल का टुकड़ा आकाश में नजर नहीं आता, एकदम नीला सा आकाश दिखाई देने लगता है, बारिश बारिश का कहीं नामो निशान। तो चक्रवात के उलट फेनॉमेना ये कर देता है। देख लो बेटा, जहां चक्रवातों में अनिवार्य रूप से वर्षा होती है, वहीं प्रति चक्रवातों में इसकी अनिवार्यता नहीं है। स्वाभाविक है कि चक्रवातों के उपरांत, स्वाभाविक है कि चक्रवातों के उपरांत प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। स्वाभाविक है कि चक्रवातों के उपरांत किसके बेटा, प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। ठीक है बेटा, लिखें, इनके कोई स्पष्ट क्षेत्र तो नहीं होते, इनके कोई स्पष्ट क्षेत्र तो नहीं होते, परंतु 30 अंश अक्षांशों पे ये वर्ष भर विद्यमान रहते हैं। लगभग 30 अंश अक्षांशों पर वर्ष भर विद्यमान रहते हैं, वर्ष भर उपस्थित है। ठीक है बेटा, 30 अंश अक्षांश कहीं पढ़ा है? अश्वक्षांश पढ़ा है? अश्वक्षांश कहाँ है? 30 अंश अक्षांश को ही हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, लिखाया है भाई आपको। तो अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने ये बताया कि 30 अंश अक्षांशों पे ये वर्ष भर विद्यमान रहते हैं। वही एक एरिया है जहां इनका घर एकदम परमानेंट रहता है, बाकी जगह ये कब आए कब खत्म हो इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि प्रति चक्रवात में सामान्य रूप से उस स्थान पे जहां पे प्रति चक्रवात आया हो वहां वर्षा नहीं होती। हाँ, अगल बगल हो जाए वो चलेगा, वहां नहीं होती। एक बात बेटा, मैप का थोड़ा अध्ययन है बेटा आपका, घर पे मैप पर देखते हो तो थोड़ा एक चीज देखना है बेटा, और देख के थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अब मैप सामने रखना पड़ेगा। पहला कि हम आपको ये दिखा देंगे 30 अक्षांश कहाँ है ना बेटा? यहां लिखा हुआ है भैया, ये है बेटा आपका 30 अंश अक्षांश किधर है। हर एक दो लेक्चर में मैप बर्बाद होता है, नया मंगाया जाए। अभी आखिरी चरण में है तो बर्बाद कर ही लिया जाए इसको, है ना? और फिर हाँ मिटता है, लेकिन धीरे धीरे इसका कलर फेड होने लगता ये। और चलो विषुवत रेखा भी दिखा देते हैं, थोड़ा इसको डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं। यही है ना बेटा? चलिए भाई, सही वक्त पे आ गए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय पे चर्चा हो रही थी। बैठ जाइए तो बात कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन हम आपको देंगे अभी, तो उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग तो सावन के महीने वाला काम कर ही लिया है ना? नहीं, हम लोग के गांव में है ना, सावन के महीने में सर्वर साफ करा लेते हैं, जो कि बारिश वारिश होती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना? चले भाई, वेरी गुड। प्रश्न ये है बेटा, प्रश्न चक्रवात पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, और अमूमन किताब उताब में आपको ये मिलता नहीं, तो थोड़ा इसको समझने की जरूरत है।
प्रति चक्रवातों का कोई स्पष्ट घर तो नहीं होता, मैंने पहले बताया। चक्रवात के बाद सामान्य रूप से प्रतिचक्रवात की स्थिति बन ही जाती है, क्योंकि हवाएं सब एक ओर आती हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात देखी गई, पहले हम उधर आपका इशारा कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं। अब ये हमने आपको ऊपर दिखाया है 30 अक्षांश, इधर 30 अक्षांश, और ये डॉटेड लाइन से हम आपको दिखा रहे हैं इक्वेटोर विषुवत रेखा। तो थोड़ा सा अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड बोल देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, और हम जो बोलेंगे सपोर्ट करना, नहीं विरोध भी करना। अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो आप मेरा अपोज कर लीजिएगा। एक बात मुझे बताइए कि ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का कौन सा तट कहलाएगा? नहीं नहीं, पूर्वी या पश्चिमी? आराम से, कंफ्यूज खाली यहां पे इसलिए है कि प्रशांत महासागर दो टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, यही है जापान साइड, यही है जापान साइड, और इधर अमेरिका का साइड है। तो अगर हम प्रशांत महासागर के बीच में खड़े हो जाएं, बोल नहीं रहे हैं, तो इसका पूर्वी भाग कौन होगा? अरे जाहिर सी बात है, तो पश्चिमी दिख ही रहा है बेटा। अब इसके आगे ना पूर्वी दिखेगा। अब मैप को अगर यहां से काट दो और इस इलाके को ले जाके यहां जोड़ दो, अरे भाई धरती फ्लैट नहीं ना है मेरे भाई, गोल है ना। तो अब गोल दिखाया जाएगा तो आपको दिखेगा पीछे वाला, इसलिए इसको फ्लैट करके दिखाया जाता है। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, यही है, ये इलाका है। वो अलास्का का थोड़ा सा इलाका दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, वही इलाका। तो इसको ऐसे फोल्ड करोगे, जैसे आपके मैप में कोई मैप ऐसा होगा जिसमें प्रशांत एक में होगा। वो कई मैप दिखाते हैं, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रशांत महासागर को काट के दिखाते हैं। कुछ मैप में प्रशांत महासागर को एक साथ दिखाते हैं, अटलांटिक को काट देते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। 12 तो ये समझो बेटा कि अगर यहाँ खड़े हो आप, तो इधर यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, हम जो बोल रहे हैं उसको महसूस करिए। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वही प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। बोल नहीं रहे हो, थोड़ा दिमाग से महसूस करिए हम क्या बोल रहे हैं। अरे भाई यही तो है ना सब, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहां अगर आप खड़े हो गए, इसका पश्चिमी ही तट तो है, पूर्वी तट की ओर अटलांटिक महासागर है। बोल नहीं रहे हैं, देखो ये वाला तट, इधर ही वाले तट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये पश्चिमी भाग, वो पूर्वी भाग है। यहां आइए, अटलांटिक महासागर के बीच में खड़े हुए हैं, तो ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग। यहां तो साफ दिख ही रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन उधर ही हो रहा था। तो क्लियर है बेटा? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटों की ओर, प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर है। बोल नहीं रहे। तो अगर ये पूरा, अब पूरा प्रशांत महासागर तो ऐसे हो जाएगा, इधर वाला भी अगर इधर जोड़ लें तो अगर आप बीच में खड़े हो गए, तो ये इलाका पश्चिम हो। मैप में क्या होता है बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब यहां से ये वेस्ट हो गया, यहां से ये ईस्ट हो गया। यानी प्रशांत महासागर के संदर्भ में आप बोलेंगे, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी छोर है और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी छोर है। ये क्लियर है? पहले ये क्लियर कर लो, फिर हम आगे बढ़े। कोई डाउट राय साहब? नहीं समझ पा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको ठीक करिए। जैसे यहां से इधर पूरब है, माने सही में है इधर पूरब है, हम 5 किलोमीटर आगे चले जाएं अभी पूरब उधर होगा। यहां से पश्चिम इधर है, तो 5 किलोमीटर आगे चले जाएंगे ना, वहां से भी इधर ही पश्चिम होगा।
तब उसके हिसाब से हम उस संदर्भ से पश्चिम की ओर हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इस तरफ पूरब है और इस तरफ पश्चिम है। अब यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, उसके संदर्भ में हमेशा वो पश्चिम की ओर जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, मैं यहां खड़ा हूं तो इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया। अब हम पूरब की ओर बढ़ जाए 100 किलोमीटर तो भी उधर ही पूरब रहेगा, यानी अब इधर सब पूरब है और इधर सब पश्चिम है। अब वहां से 100 किलोमीटर आगे से मुझे कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि हमारे पश्चिम में। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये संदर्भिक मामला है। बहरहाल एक चीज कभी नोटिस किया, जैसे मैप वैप आप देखते रहते हो इधर उधर करके, तो एक चीज कभी ध्यान में आया आपको कि महासागरों के पूर्वी तटों की ओर मरुस्थल होते हैं? नहीं, मैप में देखो, हम आंख से दिखा रहे हैं, महासागरों के पूर्वी तटों की ओर मरुस्थल होते हैं, जबकि पश्चिमी तटों के ओर मरुस्थल नहीं होते महासागरों के। कभी नोटिस किया है? इन्हीं 30 अंश अक्षांशों के आसपास का खेला है ये। वैसे तो खेला तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है अभी पंचायती चुनाव में, तो वहां खेला से तो बड़ा प्रचलित है, लेकिन एक गेम तो यहां हो रहा है ना। अगर आप यहां खड़े हो गए इस जगह पे, तो इधर है हमारा ईस्ट और इधर है हमारा वेस्ट। यहां खड़े हो जाइए, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। यहां खड़े हो जाइए, इधर है वेस्ट और उधर मतलब ईस्ट। वही हाल इधर भी है, बोले इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट। ये तो समझ में आ ही रहा है ना किसी को? अब हम जो कह रहे हैं वो जरा देखिए। अच्छा, अगर यहां से आप देखो तो ये इलाका पूर्वी है, अरे वो तो आधा उधर कट ही गया है ना। तो यहां से अगर बात करें, मान लीजिए, तो ये इलाका क्या है? ईस्ट, प्रशांत महासागर का। उधर वाला वेस्ट है। अब एक शब्द हम बोल रहे हैं, जरा से उसको परखने की कोशिश करिएगा। 30 अंश अक्षांशों पर, ध्यान से सुनना, 30 अंश अक्षांशों पर महासागरों के पूर्वी भागों की ओर वर्षा नहीं होती। सोचो मत, मैप में देखो। 30 अक्षांशों पर महासागरों के पूर्वी भागों की ओर वर्षा नहीं होती, जबकि पश्चिमी भागों की ओर वर्षा होती। अब मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूं। सहारा का मरुस्थल किधर है? पूरब की ओर है। कालाहारी का मरुस्थल इसकी तरफ है। सोनोरन का मरुस्थल ईस्ट की ओर है। और इधर आप आओ, चिलू और पेरू, अटाकामा का मरुस्थल है, किधर है? पूरब की ओर। अब आओ पश्चिम की ओर, उन्हीं जगहों पे पश्चिम की ओर चलते हैं। यहां इधर की ओर मरुस्थल दिख रहे हैं, इधर की ओर क्या मरुस्थल है? नहीं, बारिश होती है। इधर की ओर कालाहारी का मरुस्थल है, क्या इधर की ओर बारिश नहीं होती? होती है। वहीं अटाकामा का मरुस्थल है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक। लेकिन अगर इस सागर में देखो, हिंद महासागर में देखो, तो यह है ईस्ट। अरे हिंद महासागर से देखो ना बेटा, और ये क्या है? वेस्ट। आधा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। कुछ एक आपको समझ में आ रहा है कि महासागरों के पूर्वी तटों की ओर 30 अंश अक्षांशों पे मरुस्थल होते हैं और उन्हीं महासागरों के 30 अंश पश्चिमी अक्षांशों पर मरुस्थल नहीं होते। इसका क्या कारण? ये सिविल सर्विसेज में पूछा था, तो वो ऐसे ही पूछते रहते हैं क्वेश्चन बेटा। आप समझ है तो बताएंगे, रट वट के तो बताएंगे नहीं। कारण है उसका, अभी हम आपको समझाते हैं, घबराइए नहीं। पहले मैप में मैंने इसलिए दिखाया कि आपको यकीन हो, थोड़ा यकीन है जो मैं कह रहा हूं कि 30 अंश अक्षांशों के आसपास महासागरों के पूर्वी, अभी हम लिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पूर्वी तटों की ओर बारिश होती है।
और सॉरी, बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होना ही मरुस्थल का कारण है। अगर बारिश होगी तो मरुस्थल होगा ही नहीं। बोल नहीं रहे बेटा, मरुस्थल और बारिश का सीधा रिश्ता है। राजस्थान में मरुस्थल कहाँ है, बारिश नहीं होती भैया, बारिश लगातार होने लगेगी तो सब हरा भरा हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। कभी आपने पढ़ा था वहां सरस्वती नदी बहती थी तो राजस्थान हरा भरा था, लेकिन आज राजस्थान ऐसा हो गया। हमारे यहाँ भी 150 साल बारिश नहीं होगी, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ये तो सारा बारिश होगी ना बेटा तो रेत में खरपतवार जमेंगे। मट्टी गई भाड़ में, मट्टी की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो रेत में ही उगाएंगे बारिश अगर होगी तो, और फिर सड़ेंगे गलेंगे उसी में मिलेंगे और वो बनेगा ह्यूमस। पहली बात, मिट्टी कुछ नहीं होती है बेटा। मिट्टी क्या होती है, रेत का चूर्ण, चट्टानों का चूर्ण, उसमें मिला हुआ ह्यूमस। भूगोल में एक शब्द प्रयोग किया जाता है ह्यूमस। ह्यूमस जी, हाँ, जीव जंतु वनस्पतियों के, सबके जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष, इसको बोला जाता है ह्यूमस। तो जब मिट्टी रेत में ह्यूमस मिल जाए तो बस वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ह्यूमस निकल जाए तो रेत बच जाती है। जब राजस्थान हरा भरा था तो एक बच्चा था बड़ा बदमाश, कहा कि पहाड़ आप बनाएंगे सर। हम कहा, क्या बेटा? तो कहा कि इतनी रेत कहां से आ गई? अगर हरा भरा था, अरे आप खाली सोच रहे हो ना, कभी जैसलमेर वगैरह के इलाके में चले जाओ, थार के मौसम क्षेत्रों में चले जाओ, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ तो एक ट्राली रेत खरीदते तो बुद्धि गुम हो जाती है ना? वहां रेत ही रेत है। तो उसने कहा कि सर रेत कहां से आई, बस ये बता दें। हमने कहा रेत नहीं आई, कोई चला गया, है ना, ह्यूमस चला गया अपने साथी को वहीं छोड़ के। ठीक है, तो रेत कहीं से आई थोड़ी है, रेत तो वहीं थी, बस पीछे छूट गया उसका साथ ह्यूमस का। बारिश नहीं हुई, सब विलुप्त हो गए, जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे। अब बारिश जो होती है ह्यूमस को रोक के रखती, बांध के रखती। पानी जो है ना बाइंडिंग बना देता है, और बाइंडिंग नहीं होगी तो फिर धूल बनेगा, और धूल बनेगा तो मोर्चा पवन संभाल लेगी, उड़ाना शुरू करेंगे। देखते ही होंगे किसको उड़ाएगी, जो हल्के होंगे उनको पहले उड़ाएगी, जो भारी होंगे उनको छोड़ेगी। बोल नहीं रहे? अरे वो अनाज जैसे हम लोगों की दवाई होती है गांव में, देखा होगा, ऐसे गिराते हैं, पीछे से हवा चलाते हैं, घास फूस आगे उड़ के गिर जाते हैं, अनाज वहीं गिर जाता है। यही काम करती हैं हवाएं उन क्षेत्रों में, निरंतर मिट्टी को उठा के ऊपर फेंकती हैं। अब जाहिर सी बात है कि भारी वहीं गिरेंगे, हल्के आगे जाएंगे। ये करते 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 सारा ह्यूमस लेके पाकिस्तान चले गए। एक ने कहा सर भारत में कुछ भी होता है पाकिस्तान को ही दोषी ठहरा देते। नहीं, ये हकीकत है। राजस्थान की सारी जो महीन अवक्षेप है उड़ के चले गए पाकिस्तान में ही, और पुतवार के पठार का निर्माण हो गया था। रेत ही रेत हमारे यहाँ रह गई, वो नहीं जा पाई। वैसे जाने की कोशिश करती है। कभी आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाइएगा ना तो बालू के जो टीले होते हैं ना वो सरकते हैं। तो टीले उले का निशान उशान बना के मरुस्थलीय क्षेत्र में घूमने मत जाइएगा, नहीं तो पता चले कि कहीं का कहीं चला गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हवाएं चलती है ना तो उनको शिफ्ट करती रहती है, धीरे धीरे सरकाती रहती है। क्लियर है बेटा? 12। तो कुल मिला जुला के मामला ये क्यों है बेटा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सागरों के पूर्वी तटों की ओर बारिश नहीं होती जबकि पश्चिमी तटों की ओर बारिश हो जाती है। क्लियर है? कई कनेक्शन है बेटा जो जोड़ेंगे, फेस जोड़ेंगे, फिर अर्थिंग जोड़ेंगे, फिर कनेक्शन जोड़ेंगे, सब जुड़ा हुआ है। भूगोल की सबसे बड़ी खासियत यह है, या साइंस की, भूगोल साइंस है बेटा, पूर्ण रूप से विज्ञान है।
और साइंस की खासियत है कि एक ज्ञान दूसरे का विरोध नहीं कर सकता, या तो सपोर्ट करेगा या तो चुप होगा। और ज्ञान हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट ही करता है, कोई किसी का विरोध नहीं करता। एक सत्य दूसरे सत्य का कभी विरोध नहीं कर सकता। कभी आप सुन ही नहीं सकते कि दो सत्य एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। लेना देना ना हो, लेकिन करेंगे तो सपोर्ट ही करेंगे आप। तो थोड़ा इसको समझना है। कभी आपने नोटिस किया है समुद्री धारा वाला कभी पढ़ा? मैंने कभी सेल्फ स्टडी किया तो आपने नोटिस किया कि जहां जहां मरुस्थल है उनके तटों पर ठंडी समुद्री धारा होती है। अगर नहीं किया है तो कर लेना जाके। अगर आपको कहीं मरुस्थल दिख रहा है तो उसके तट पे ठंडी समुद्री धारा गारंटेड होगी, इसकी 101% गारंटी है। कोई एक अपवाद नहीं है। बीच गया भाड़ में। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। अगर कहीं मरुस्थल है तो उसके तट के पास ठंडी समुद्री धारा लिखा पढ़ी में होगी। मैं बता रहा हूं आपको। कालाहारी का मरुस्थल ठीक यही बेंगुला की धारा है, ठंडी धारा। सहारा का मरुस्थल कैनेरी की धारा है, ठंडी धारा, जाके देख लीजिएगा। यहां मरुस्थल नहीं है, ये गिनी का तट है और गिनी की धारा गर्म धारा है। अरे साहब जादू है जादू। जिस तट के पास अगर गर्म धारा होगी वहां हर हाल में बारिश होगी, और जिस तट के पास ठंडी धारा होगी वहां कभी बारिश नहीं होगी, है ना? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या होनी चाहिए? सोच के बताइए। इधर देखो, मैप देख के बोला करो, भूगोल मैप देख के बोला जाता है। हाँ, ऐसे करके अगर देख रहे हो तो मैप दिखना चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही होगी। पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थलों से ढका है, वहां ठंडी धारा नहीं होगी, होना ही पड़ेगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा बिल्कुल गर्म होगी साहब, वहां मरुस्थल नहीं है, बारिश होती तो गर्म होगी। ये भी एक कनेक्शन है, ये भी एक रिश्ता है। एक तो मजेदार घटना बता दें, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम समुद्र में आएंगे तो बात करेंगे। अरे रुकिए तो सही, आ तो उधर ही रहे थे, आप थोड़ा जल्दबाजी कर गए। उसे बात कर लेने दीजिए, फिर हम बताते हैं। पेरू के तट के पास जो धारा परमानेंट होती है उसका नाम है पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा। वो ठंडी धारा है ना? और अभी तो आप ही ने मरुस्थल का नाम लिया कि आटाकामा का मरुस्थल लिया नाम ना? तो अपवाद वहां भी दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा भाई। पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, मरुस्थल तो होगा ही लिखा पढ़ी में, तो मरुस्थल नहीं है। अभी आप ही ने नाम लिया। अब हुआ क्या वो थोड़ा सुन लो, जो आप जानना चाह रहे हो वो हम बता दें। इस पे मेरा शोध है बेटा, मैंने हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते, इस पे मेरा रिसर्च है जिसपे मैंने काफी अध्ययन किया है। तो लेकिन वो सब आपको क्यों पढ़ाएं, वो सब जरूरी नहीं, आप भी घबरा जाएंगे, हम भी घबरा जाएंगे। एक्चुअल में पेरू के जो लोग हैं ना, पेरू के तट के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो मत्स्य उत्पादन है। वो जितने कोस्टल एरिया के लोग हैं उनका प्रमुख व्यवसाय यही सब। चिली और पेरू के लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य उत्पादन है, मछली पकड़ना है। और जितने कोस्टल एरिया के लोग हैं उनका यही एक मुख्य आर्थिक स्रोत होता है मरुस्थल वहां। तो पेरू के लोग समुद्र में मछली पकड़ते थे, उसका भी एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन अभी हम नहीं बताएंगे, बस खाली सुनना। अगर समझते हो तो समझना, नहीं समझना होगा तो धैर्य से इंतजार करना। हाइड्रोस्फीयर तक मुझे आने दो। ठीक विषुवत रेखा पे एक धारा बहती है यहीं पे, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय प्रतिधारा। और उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये तीनों गर्म होती है। प्रशांत महासागर ये गर्म धारा होती है, और वहीं पेरू की हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है। भूगोल अगर कहीं जरा भी पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं कहीं मिलती हैं
मछली के लिए बड़ी आदर्श दशाएं बन जाती, तो मछली लोग पकड़ते थे। पेरू के लोग क्रिश्चियन, ईसाई, इन लोगों की बात बहुत सालती थी कि ईसा मसीह हम लोग के साथ अन्याय काहे कर दिए, तो क्यों हमारे यहाँ मरुस्थल है। लोग चर्च में गए। अरे भाई, हम लोग महादेव के मंदिर में आज सुबह से ही घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मंदिर में थोड़ी जाएंगे, वो चर्च में जाएंगे। वो चर्च में गए, उन्होंने ईसा मसीह से यही प्रार्थना किया कि पानी बरसाइए, बारिश करिए। बहुत हुआ, और आप चाहेंगे तो कर देंगे। अब जरा सोचो, ईसा मसीह किसमें असमंजस में रहे होंगे कि भूगोल का एक नियम तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कि ठंडी धारा हो तो बारिश तो नहीं होनी है। ये नियम हम ही लोगों ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। अब उस नियम का खंडन कैसे कर दे। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। चर्च में लगातार पूजा आराधना कर रहे थे कि नहीं बरसाइए, नहीं बरसाई। तो ईसा मसीह ने कहा कि भाई देखो, बारिश होने की तो एक ही शर्त है, कि धारा को गर्म होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चलो, अब आपकी बात हम मानते हैं और करते हैं गर्म। और पेरू या हम्बोल्ट की धारा गर्म धारा में परिवर्तित हो जाती है, तब उसे कहते हैं एल नीनो। एक्चुअल में ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, और क्रिसमस के समय ये उत्पन्न होती है। इसीलिए उन लोगों ने प्यार से इसे नाम दिया छोटा यीशु, लिटिल क्राइस्ट। और इनकी प्रार्थना को सुन लिया क्राइस्ट ने, और वो धुआंधार बारिश पेरू के तटों पे लोग एकदम खुशी से उछल पड़े कि सुन लिया ईसा मसीह ने। वो बारिश हुई, बारिश हुई। अब आनंद दोनों जगह नहीं मिलेगा आपको। बारिश का आनंद तो ले लिया, और अपनी नाव लेके जब सागर में पहुंचे तो एक मछली नहीं, सागर ही वीरान हो गया, सागर ही खाली हो गया। मुझे लगता है भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप इसको समझ ही रहे हैं कि अगर विश्वती प्रतिधारा गर्म और पेरू की धारा गर्म, तो फिर मछली तो नजर नहीं ही आएगी, मछलियां गायब हो गई। उन्होंने कहा आप खेती बाड़ी करो, छोड़ो मछली उछली। फिर ये लोग पलट के आए, फिर ईसा मसीह से प्रार्थना की, कह रहे पहले वाला ही सही था। तो पहले वाला सही था, ईसा मसीह कहा चलो अब बदमाशी मत करना, फिर पहले वाला ही कर दिया, ला नीनो। तो आप देख रहे हो कि वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक तटों पे गर्म धारा नहीं होगी। अब ये एल नीनो क्यों आता है, कैसे आता है, थॉमस गिलबर्ट वॉकर ने तो पूरी जिंदगी लगा दी, वो सब अध्ययन किया। वो हम आपसे बात करेंगे बेटा संदर्भित बिंदु पर। लेकिन इतना जरूर समझ लें कि जब तक पेरू की धारा गर्म में परिवर्तित नहीं होती, तब तक पेरू के तटों पर बारिश नहीं होती। इस नियम का कहीं कोई अपवाद नहीं है। बारिश तो गर्म धारा चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। अभी वो हम लोग का मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे पे बाद में बात करें। लेकिन घर पे पढ़ते समय मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद पूरे भूगोल में नहीं है। मरुस्थल तो ठंडी धारा, ठंडी धारा तो मरुस्थल, एकदम चोली दामन का साथ है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दुनिया के हर मरुस्थल ठंडी धारा के कारण ही हुए हैं, और भी कारण हो सकता है मरुस्थलों के, लेकिन यह भी एक कारण है। जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल, तो ठंडी गर्म धारा का थोड़ी प्रभाव है। ये तो ऐसे आंतरिक भाग में विद्यमान है जहां बारिश हो ही नहीं पाती। गोबी का मरुस्थल, तकला माकन का मरुस्थल, ये ठंडी समुद्री धारा थोड़ी वजह है, ये लैंडलॉक इलाके हैं, वहां तक हवा पहुंच ही नहीं पाती, बारिश हो नहीं पाती, वो अलग चीज है। लेकिन ये ठंडी गर्म समुद्री धारा वाला जो मामला बताया, इसका अपवाद एक नहीं है, मरुस्थल तो होगा ही होगा। कैलिफोर्निया की धारा कैसी धारा है, कंफ्यूज जब होना तो मरुस्थल याद करना। और यहाँ मरुस्थल है, न्यू मैक्सिको का मरुस्थल है, अल्मागार्दा का मरुस्थल है, यहीं पे प्राण बम का परीक्षण किया अमेरिका ने पहली बार, तो ये इलाका। और इधर मैंने अभी बताया, अभी तो आपने बताया पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, तो यहाँ भी मरुस्थल होगा। ये जरूर होगा बेटा। अभी हम लोगों का मुद्दा वह नहीं है। अभी हम लोगों का मुद्दा यह है कि 30 अक्षांशों पे सागरों के पूर्वी भागों में काहे वर्षा होती है और पश्चिमी भागों में वर्षा क्यों नहीं होती। सॉरी, पश्चिमी भागों में वर्षा होती है।
क्लियर है? तो पहले एक क्वेश्चन लिखो, तो हम एक ही तीर से कई निशाने साध लेंगे। लिखें, क्या कारण है कि, क्वेश्चन ही लिखो इसी के माध्यम से हम आपको समझा पाएंगे। अखिलेश सुनो बेटा, क्या कारण है कि किसमें इंक डाल को रख लीजिएगा, ऐसे उल्टा कर दो। क्या कारण है कि 30 अंश अक्षांशों के पास महासागरों के पूर्वी भागों में वर्षा नहीं होती, जबकि पश्चिमी भागों में वर्षा होती है? जबकि पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। अब महासागर का पूर्वी और पश्चिमी भाग तो आप समझ ही रहे हो ना बेटा, बोल नहीं रहे हैं। अब बच्चा एक नाराज हो गया, बहुत पढ़ाना था, प्रति चक्रवात लगे पढ़ाने, वर्षा वर्षा। अरे ये प्रति चक्रवात ही है और कोई वजह ही नहीं है ना बेटा? तो अभी आपने जो लिखा था, ऊपर 2-4 लाइन लिखा है कि प्रति चक्रवातों का कोई स्पष्ट घर तो नहीं होता, लेकिन 30 अंश अक्षांशों पे सागरों में वर्ष भर प्रति चक्रवात की स्थिति बनी रहती है। क्लियर है? क्या इस चीज का इस चीज से कोई रिश्ता है? और अगर न होता तो प्रति चक्रवात में हम आपको ये तो नहीं पढ़ाते, कुछ और पढ़ाते। तो बिल्कुल रिश्ता है बेटा, इसी रिश्ते को समझना है। दुर्भाग्य ये है कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये 3 टॉपिक का ट्राई जंक्शन है। चक्रवात भी आपको समझना है, प्रेसिपिटेशन भी आपको समझना है, ठंडी गर्म समुद्री धारा भी आपको समझनी है, कई चीजें हैं। लेकिन एक बात, वर्षा का अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो हम गाड़ी चला लेंगे। अगला टॉपिक तो हम लोग का वर्षा ही है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। वर्षा का आइडिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वो नहीं होगा बेटा तो हम समझा नहीं पाएंगे, उसको मुसीबत हो जाएगी, इसलिए पहले उसको समझना होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर वर्षा का सिस्टम आपको नहीं पता है तो हम इसको नहीं समझा पाएंगे आपको, इस फेनोमेना को। और अगर आपको आइडिया है तो हम इसको समझा लेंगे। ठीक है? तो एक काम करते हैं कि अगला टॉपिक हम लोगों का है आर्द्रता एवं वर्षण। ठीक है? तो जैसे हम लोग आर्द्रता वर्षण पढ़ेंगे, वर्षा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वैसे हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। अभी बेटा इसको छेड़ना ठीक नहीं है। छेड़ना क्या, नोट बना के हम वर्षा लिखाएंगे, क्योंकि बिना वो समझाए इसको हम बता ही नहीं पाएंगे। तो पहले वही क्लियर कर लेते हैं, फिर लौट के आते हैं। यहाँ जगह थोड़ा छोड़ देना, लेकिन ध्यान रखना, देखो पढ़ाई की क्या परिभाषा है, क्या समस्या है कि कभी कभी कुछ टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी टॉपिक के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगर आप वो नहीं जानते तो उस टॉपिक को आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। ये बांट बांट के सब अलग अलग थोड़ी है, पूरा भूगोल तो घुमा फिरा के एक ही है। तो यहाँ थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी बेटा, जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है? एक काम करिएगा, एक डायग्राम वहां बना लीजिएगा, लेकिन इसकी व्याख्या हम तब करेंगे जब हम आर्द्रता वर्षण क्लियर कर लेंगे, तभी हम इसको समझा पाएंगे बेटा, और आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो एक डायग्राम हम बना रहे हैं बेटा, बस वो डायग्राम बना के यहाँ छोड़ दीजिएगा, है ना? अभी अभी इस पे बाद में बात करें। कुछ बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं कि ऐसे काहे अभी बात करिए, तो चलिए अभी बात कर रहे हैं, अभी ही बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा वर्षा आपको समझा देते हैं। वर्षा समझ लेंगे तो हम बात कर लेंगे। तो एक डायग्राम यहाँ पे बनाइएगा बेटा। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे कुछ अन्यथा मत लीजिएगा, कुछ बातों को लेके आप लोग कुछ अलग ही समझ लेते हैं। मैं ज्यादा इफेक्टिव क्यों हो जाता हूँ जानते हो?
क्योंकि मैंने कुआं खोद के पानी पिया है ना। आप जिस फेज में हो ना बेटा, उस फेज से मैं बड़ी बुरी तरह से गुजरा हूं। आप जिस परेशानी से जूझ रहे हो ना, उस परेशानी से मैं बहुत ढंग से जूझा हूं, और आपकी तकलीफ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं मान लेता हूं कि आपकी जगह पर उस जमाने में मैं बैठा होता तो मुझे यही सब तकलीफ होती, और वो अगर क्लियर कर दिया जाए तो बिल्कुल शीशे जैसा साफ हो जाता है। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था सिस्टम ना बेटा, कोचिंग कोचिंग और ये सब यूट्यूब यूट्यूब, अरे कोई जी ही नहीं था, तो 3G और 4G की बात ही क्या करेंगे। आजकल तो बच्चे बड़े नॉलेजेबल हो गए हैं कि चारों तरफ यूट्यूब है, फलाना है, ढिमाका है, हर विषयों का ज्ञान उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बढ़ ही जा रहा है। भाई आप वीडियो देख रहे हो तो नॉलेज कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है। तो बच्चे लर्नेड हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अ, तो थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश करें, इसलिए मैं इस सिस्टम को ढंग से समझता हूँ कि आपसे कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, और किस लेवल पे जाके बात करनी चाहिए, ताकि एक बच्चा एकदम ट्रांसपेरेंसी से चीजों को समझ पाए। एक डायग्राम अभी बेटा बनाना, पहले मुझे चर्चा कर लेने देना, क्योंकि मेरी भी सांस टन गई। मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है कैसे है, बार बार किताब पढ़ रहा था, बार बार समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं थक हार के छोड़ दिया, मैंने कहा मैं छोड़ो, मेरे बस का नहीं है, किसी से पूछा भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई बताता भी नहीं। पर टीचर उचर कोई हो तो पूछा जाए, सीनियर उनियर टीचर होते थे, उनसे पूछे तो अंड का बंड ही बता देंगे। क्यों बताएंगे भाई। तो फिर बाद में मैंने कहा कि चलो इसको छोड़ते हैं, पूरा पहले भूगोल क्लियर करते हैं। और जैसे अगला टॉपिक पढ़ा वैसे बत्ती जल गई कि अरे यार। तो मुझे लगता है आपकी भी बत्ती जल जाएगी, पहले ये तो क्लियर कर लेने दो। तो मैं सब समझ रहा हूँ बेटा, कहाँ दिक्कत कैसे होगी। बस एक डायग्राम अभी बनाना है, डायग्राम बना के जगह बना के छोड़ दीजिएगा, फिर हम लौट के आएंगे, वहां लौटेंगे जरूर, ये मेरा वादा है, हम आपसे जरूर पूरा करेंगे। तो डायग्राम अब हमको थोड़ा सा अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी कॉपी नहीं कर सकता कोई। जिसको मैं अनुमति दूंगा वही करेगा, क्योंकि ये पेटेंट कराया हुआ है। ठीक है, पेटेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कल्पना है, कहीं किसी किताब उताब में आपको नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा सोचा ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है बेटा, स्थल भाग। ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये किसकी बाउंड्री दिख रही है, स्थल की। और ये क्या है बेटा, सागर बीच में। ठीक है, 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज 30 डिग्री साउथ। अब समझ में आ रहा है। ये वही जो वो देखो इधर बीच में सागर है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, तो उसी को मैंने एक सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये मान लो स्थल भाग है, ये पूरा, बीच में सागर वाला हिस्सा है, ये पूरा फिर स्थल भाग है। तभी ना सागर का पूर्वी और सागर का पश्चिमी क्लियर हो पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि सागर का कौन सा भाग है बेटा, पूर्वी। बोल नहीं रहे हो, वो कोई सागर हो XYZ, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये सागर का कौन सा भाग है बेटा, पश्चिमी। वही हाल इधर भी है, इधर क्या है, पूर्वी, और इधर क्या है, पश्चिमी। और मैंने अभी क्या कहा, इधर वर्षा नहीं होगी और इधर वर्षा होगी, ये मैंने बताया। बस ये डायग्राम बना के थोड़ा रेडी रखो, अभी हम कुछ बात करके फिर लौटते हैं। डायग्राम बनाइए, जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाइएगा। बस ये है कि समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। इस मैप के माध्यम से मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, वो क्लियर हो रहा है ना। हाँ, पूर्वी साइड इधर है, पश्चिमी साइड इधर है, बीच में हमने सागर दिखा दिया। दोनों तरफ स्थल दिखाएंगे तभी तो पूर्वी पश्चिमी समझ में आएगा आपको। अच्छा इसलिए खींच दिया ताकि क्लियर लगे आपको।
अरे इससे सिंपल डायग्राम धरती पे नहीं हो सकता भाई, एकदम साधारण स्थिति में आपको बताने की कोशिश हो रही है। अब आर्द्रता वर्षण शुरू करेंगे ना बेटा, तो इसको अंत करके ही लौटेंगे, बीच में से नहीं लौटेंगे। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन अभी हम शुरू करेंगे, तो इसको जब फिनिश कर लेंगे तभी लौटेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगी बेटा। उस टॉपिक को क्लियर करने दो, फिर हम इधर आते हैं, है ना। तो अभी अगली हेडिंग नहीं है ये, अगली हेडिंग है स्थानीय पवन। बोल नहीं रहे भाई, अगला जो टॉपिक, 3 प्रकार के पवन हम लोगों ने पढ़ा था ना, अस्थाई पवन, अस्थाई या सामयिक पवन, उसके बाद आर्द्रता वर्षण आएगा। तो अभी तो अगला टॉपिक हम लोग के सामने दिख रहा है क्या बेटा, स्थानीय पवन। तो हेडिंग बना लो, कम से कम याद आएगा। इसी के बाद एक छोटी सी हेडिंग बना लो, स्थानीय पवन। जी बेटा, जोर से बोलो। अरे ना ना, कुछ नहीं, वो डायग्राम बनाए हो ना, बस वही जरूरत है हमें, बाकी एक लाइन हमको नहीं लिखना है, डायग्राम बस चाहिए मुझे। एक शब्द वहां लिखने की जरूरत नहीं है। आप ही का मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी दिखेगा, अरे सर ये तो दिख रहा है। जब दिखने लगे ना तो लिखने में नहीं कोई दिक्कत है, वो सब नहीं, कुछ लिखना नहीं है बेटा। एक हेडिंग बना ले, स्थानीय पवन। और सीट मैंने आपको दिया है बेटा इसीलिए, ताकि यहाँ कुछ लिखाने उखाने की नौबत ना आए। स्थानीय पवन क्या होते हैं बेटा, थोड़ा उसको समझना है। और कुछ छांट छूट के नाम मैंने आपको दिया था पहले, इसीलिए टाइप करा के दे दिया, ताकि वो लिखने की नौबत ना आए। तो है आपके पास विद्यमान, सबके पास? ना हो तो एक आध हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है बेटा। स्थानीय पवन भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, कुछ को कहते हैं ठंडे स्थानीय पवन, कुछ को कहते हैं गर्म स्थानीय पवन। ठीक है। अब ये जो मैंने छांट छूट के निकाला है, इतने ही नहीं है बेटा, स्थानीय पवन बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये मैंने फिल्टर ये किया कि पहले कम से कम इतना तो आपको जरूर जानना है। इसके बाद अगर और कुछ जानने की जिज्ञासा है आपकी, जानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम ये क्लियर होना चाहिए। तो इस पे कुछ बात करते हैं बेटा। जैसे पहला क्या दिख रहा है बेटा, चिनूक। हाँ, वही ब्रैकेट में लिख लें, एक नाम इसका और भी है, हिमहारिणी। क्या नाम है बेटा, हिमहारिणी। इंग्लिश में कहते हैं आइस ईटर। तो डिटेल लिखा ही है, लेकिन हम फिर भी मुंह से बोल दे रहे हैं। एक्चुअल में ये रॉकी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में, जो ब्राउन ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, वो रॉकी पर्वतमाला है। वहां से एक हवा उतरती है, पहाड़ों से उतरती है। और मैंने आपको बोला था कि हवा जब भी पहाड़ों से उतरेगी वो गर्म हो जाएगी। ये गर्म हो जाती है और क्या करती है कि उस पूरे इलाके में बर्फबारी होती है, सारी बर्फ को पिघला देती है। तो बर्फ को पिघला देती है, मन्ने खा जाती है, यानी खत्म कर देती है। इसलिए लोकल लोग उसको बोलते हैं आइस ईटर। ईटिंग माने खाना, ये बर्फ को खा जाती है, या हिमहार्डी कहते थे। आप बड़ा सरप्राइज हो बेटा, अरे गर्म हवा चलेगी तो बर्फ पिघल जाएगी। अब बर्फ खाता थोड़ी कोई है, तो नाम दे दिया उसको क्या बेटा, आइस हीटर दे दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सिराको। फान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लो, वो एक देश है स्विट्जरलैंड ना, तो अल्प्स पर्वतमाला पूरा स्विट्जरलैंड उसी पे है ही है। तो वहां पे जो हवा उतरती है, हमने बांट दिया, ऊपर लिखा गर्म पवन। देखो हेडिंग देखो, ऊपर ये जो नाम आपको दिख रहे हैं सब गर्म है। और फिर हमने नीचे दिया है शीतल पवन एकदम लास्ट में। और फिर दिया है सकरी घाटियों से बहने वाले गर्म और शुष्क हवाएं। तो कैटेगरी बांट बांट के दिया है। तो ये फान बताना नहीं कि गर्म है कि ठंडी है, तो गर्म है, ये लिस्ट में गर्म है, लेकिन ये कि कहाँ चलती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए।
इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बेटा सिराको, परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बड़े अलग अलग नाम हैं सबके। जैसे ब्रैकेट में मैंने नीचे देखो दे दिया है, मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, चिली में ट्यूनीशिया, लेस्ट, मैड्रिया, सिराको इटली में कहते हैं, है ना, लेवेक स्पेन में कहते हैं, सब यही नाम है इसका, बोल नहीं रहे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अलग अलग जगहों पे इसका नाम अलग अलग हो रहा है। यही ना लोकल विंड की खासियत है कि अलग अलग स्थानों पे इसके नाम अलग अलग। सिराको की क्या खासियत है, ये वास्तव में सहारा के मरुस्थलों से भूमध्य सागर की ओर चलती है। डायग्राम में देखो, मेरे चेहरे पर नहीं है, ये सहारा के मरुस्थलों से इधर चलती है, ये डायरेक्शन है इसका, भूमध्य सागर की ओर। नहीं, इसको नहीं कहते। अब क्यों होती है थोड़ा सुन लें। तो सहारा के मरुस्थलों की ओर चलती है, सहारा के मरुस्थलों से भूमध्य सागर की ओर चलती है, बड़ी प्रचंड होती है, बड़ी तेज होती है। ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरने लगती है, भूमध्य सागर को पार करने लगती है। तो जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो चूंकि हवा गर्म होती है, गर्म हवा मॉइस्चर ग्रहण करती है, नमी ग्रहण करती है, और चूंकि सहारा के मरुस्थलों के ऊपर से उड़ के आती है तो इसलिए इसके साथ छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, इसके साथ सिरकों के साथ। अब सहारा के मरुस्थलों की रेत लाल रंग की है। रेत दो कलर की होती है, एक सफेद भी होती है, एक लाल होती है, इसको मोरंग मोरंग क्या बोलते हो आप लोग। तो सहारा की जो रेत है वो रेड कलर की है, यानी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी होगी। तो अब तेज हवा जब चलती है तो अनड़ धूल सब उड़ता रहता है ना बेटा, तो इसके साथ छोटे छोटे रेत के कण भी शामिल होते हैं। और जब ये भूमध्य सागर को पार करने लगती है तो नमी ग्रहण करती है, और पहला हमला ये इटली पे करती है। इटली, इटली मुझे लगता है रिश्तेदारी है हम लोग की, ऐसे भूल जाते हो। अरे पूरे देश की रिश्तेदारी है भाई इटली में, है ना, ननिहाल और निहाल उधर ही ना है। बहरहाल, तो इटली में ये वर्षा होने लगती है, और इटली में जब वर्षा होती है तो रेत के ही लाल लाल कण बारिश के साथ दिखाई देने लगते हैं। दूर से देखने पर वर्षा थोड़ी रेडिश दिखती है, तो लोगों ने नाम दे दिया रक्त वर्षा। कहाँ होती है रक्त वर्षा, कहाँ होती है, सिरकों के कारण। वो हवा जब पार करके आती तो वो वर्षा कर देती। चलो अभी बात करते हैं थोड़ा, इटली का नाम सुना है कहीं और, इटली की खासियत कुछ है स्पेशलिटी, मैंने कहा कि इटली जाना जाता है। अरे बड़ा प्यारा देश है यूरोप का। मैडम हमारे यहाँ है, एक पार्टी की मुखिया है, वहीं शायद पैदा वैदा हुई इटली में ही, है ना, इसीलिए। अरे इटली जाना जाता है माफिया के लिए, लो नहीं मालूम था, ये माफिया शब्द की उत्पत्ति ही इटली से हुई है, क्लियर है। और इटली में जितने बड़े बड़े माफिया है ना धरती पर नहीं है आज की डेट में। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक बुक रही है, इसलिए ऐसे नाम वाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन प्रचलित बहुत है, दुनिया में बहुत पढ़ी गई, और मुझे लगता है दुनिया के हर देशों में पिक्चर बनाने वाले उसमें पिक्चर जरूर बनाए। उस किताब का नाम है गॉडफादर। लेखक है मारियो पुजो, रशियन राइटर है, तो उन्होंने एक किताब लिखा गॉडफादर। थोड़ी अश्लीलता है, अश्लीलता इन सेंस कि वो लोग लिखते हैं तो सीमाओं को ध्यान नहीं रखते, और उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, हम लोग के अपने रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ी अश्लीलता है। कुल मिला जुला के किताब है, पूरी किताब इटली पे है, एक कैरेक्टर के ऊपर है, इस कैरेक्टर का नाम था गॉडफादर। अरे बेटा मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसमें इसमें पिक्चर ना बनी हो गॉडफादर के कैरेक्टर पर। और एक किताब पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पढ़ी ना गई हो, पढ़ी ना जाती हो। भाई देव मैंने भी पढ़ा है। तो उसी किताब में पूरे माफिया के बारे में बड़ा, माफिया शब्द सुना है ना, गुंडा, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है गुंडा का, माफिया। आप नेता लोगों को भाषण में देखते हैं गुंडा माफियाओं का राज हो गया है,
एक ही बोलो ना, खाली गुंडा का चाहे माफिया का, दोनों बोलते हैं। मतलब इन दोनों में कुछ तो अंतर है। माफिया किसको कहते हैं? ना ना ना, नहीं, माफिया मैंने वर्ल्ड लेवल नहीं होता, लोकल माफिया भी होते हैं। माफिया मतलब क्या होता है, जब समझ लो, जानना चाहिए। कभी कभी अखबारों में आता है इनके बारे में सफेद पोस्ट, व्हाइट कॉलर। माफिया वे लोग होते हैं जो क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल भी हो जाते हैं, लेकिन माफिया उनको कहा जाता है जो सरकारी तंत्र का ऐसा उपयोग करने लगते हैं जैसा वो चाहें। यानी सरकारी तंत्र का उपयोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो कभी नाम सुना आपने, शिक्षा माफिया? शिक्षा माफिया, अरे अखबारों में तो अक्सर आता है। किनको कहते हैं, किन लोगों को कहते हैं शिक्षा माफिया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे लगता विभाग भी वही है आपका, तो बेहतर समझ रहे हैं। शिक्षा माफिया हम उनको कहते हैं जो इस पूरे परीक्षा सिस्टम में सेंध लगा देते हैं। जैसे चाहते हैं वैसे सेंटर, जैसे चाहते हैं वैसे परीक्षा को मैनेज करते हैं। प्रभावशाली लोग होते हैं भाई, तभी लोगों को हैं। हाँ, कोयला माफिया, पुलिस माफिया, ये शब्द हर जगह लग जाता है। ये पुलिस माफिया वे लोग होते हैं जो पुलिस को जैसे चाहे वैसे उपयोग करा लेते हैं, और पुलिस उनकी ज्यादा सुनती, आपकी नहीं सुनेगी। वो जैसे चाहेंगे वैसे पुलिस का उपयोग करा लेंगे। ये बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी नियंत्रण रखते हैं। अगर कोई अधिकारी इनकी ज्यादा सुनता उनता नहीं, मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो इनका ट्रांसफर करा देंगे, नया आएगा हमारा वाला। माफिया वो लोग होते हैं जो इस तंत्र का अपने हितों के लिए जैसे चाहते हैं वैसे प्रयोग कर लेते हैं। इसमें क्राइम व्राइम भी होने लगता है, अपराध भी होने लगता है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी नहीं ही सुन रहा है तो नहीं रहेगा। शिक्षा माफिया है, अगर कोई 3-5 कर रहा है तो वो नहीं रहेगा, उसका घर वाला नहीं रहेगा। तो थोड़ा क्राइम भी आ जाता है इसमें। वही गढ़ है पूरा, इटली। इटली का एक द्वीप है सिसिली, वो तो वही उसकी जन्मभूमि कह लो, माफियाओं की है। जितने दुनिया के बड़े बड़े हथियारों के सौदागर हैं, व्यापारी हैं, दलाल कह लो, अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया लगेगा सुन के। हथियारों के जितने बड़े बड़े दलाल हैं सब वहीं के हैं। शिप मैनेजमेंट में जितने बड़े बड़े दलाल हैं, माफिया हैं, सब वहीं इटली के हैं। जो कार्गो ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, किसी का चलता नहीं इनके आगे। खून खराबा तो आए दिन की बात है इनके यहाँ। तो ये पूरा पूरा इलाका ही वही है भैया। तो मैं जब पहली बार सुना कि रक्त वर्षा, तो मैं सोचा ये माफिया वाली ही बात हो रही है क्या? तो ना ना, हाँ, खून की वर्षा तो वहां होती, खून की वर्षा नहीं, खून की होली खेलते हैं। लेकिन ये रक्त वर्षा का उस सबसे, रक्त से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होता है? देखो, कहते हैं ना बेटा, कुछ चीजें हैं जमा पे आ ही जाती हैं। आप समाज में जितने भी सभ्य बने रहिए, कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जिसमें आप वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएंगे। वो कभी गुस्सा लग जाए, आक्रोश आ जाए आपको, तो वही है। इटली के लोग रह रह के अपने वास्तविक रूप में तो आ ही जाते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। कि माफियाओं की भूमि है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे माफिया हो गए। 12। इसमें एक और बेटा थोड़ा रैंडमली देख लेते हैं। हर मटन, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम एक और है, वहीं ब्रैकेट में लिखो। एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर वायु। चलो आज यही सब हो, मुझे लगता आदर्शता वर्षण पे वर्ष बात वाकई ही हो पाएगी। हरमटन, तो हरमटन है बेटा, वही चलती है सहारा में ही, लेकिन वो भूमध्य सागर की ओर चलती है, ये गिनी के तट की ओर चलती है, और गर्म क्षेत्रों से चलती है, इसलिए गर्म होती है। इसको डॉक्टर वायु इसलिए कहा जाता है कि गिनी के तट के, इक्वेटोरियल रीजन है ना बेटा गिनी, जहाँ आर्द्रता बहुत होती है, वर्षा बहुत होती है। ये जो गर्म हवा वहां जाती है तो आर्द्रता को घटा देती है, नमी को घटा देती है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वा चलती है तो नमी बढ़ जाती है, पश्चिमा चलती है तो नमी घट जाती है।
पुरवा चलती है तो जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं कराहना शुरू करते हैं, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, सुना है ना गांव में। और पछुआ चलती है तो बड़े चिंगे हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो गर्म हवा होती है। तो ये जो पूर्वा हवा होती है ना बेटा, वो तंग करती है लोगों को, यानी मॉइस्चर वाली हवा तंग करती है। और जब उस इलाके में हरमटन पहुंचती है दंदनाते हुए, तो सारी नमी को सोख लेती है और लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो लोगों ने उसको डॉक्टर वायु का नाम दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं, लिखा भी होगा। अ, अ, हाँ, सहारा के मरुस्थल से उत्तर पूर्व में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा बेटा, हम बात कर लेंगे, सब चर्चा करनी है, टाइम किलिंग हो रही है ना। लिखा हुआ नाम याद रखना है, कहाँ चलती है ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए जिसपे हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, नहीं तो रह जाएगा, वो शुरुआत तो कर ही दें कम से कम आज। हेडिंग बनाइए, पेज वेज बदल दीजिए, एकदम नया कर लीजिए। जो एक आध लाइन लिखे रहते हैं वो ज्यादा गुस्साते हैं, जब एक ही लाइन लिखे हैं पेज बदलवा दिए, नहीं गुस्साओ नहीं, सब ठीक है। आर्द्रता एवं वर्षण, हेडिंग बनाइए बेटा, आर्द्रता एवं क्या बेटा, वर्षण। इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखें ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। टॉपिक थोड़ा बड़ा है बेटा, घबराइएगा मत, है ना। और इसलिए नहीं कि प्रतिचक्रवात पढ़ाने के लिए मैं जल्दी से छोड़ के भाग जाऊं, मैं इसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ूंगा। इसमें हम लोग स्मॉग भी पढ़ेंगे, केमिकल स्मॉग भी पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं यहाँ। 12, पहला ये कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आम बोलचाल का शब्द है, आम जीवन में प्रयोग होता है, तो मुझे लगता है हर कोई इसको महसूस करता है। आर्द्रता माने नमी। और आपको पता है कि हमारे हवाओं में नमी मौजूद होती है, आर्द्रता होती है। अगर यकीन ना हो तो इस समय किसी के यहाँ एसी वैसी चल रहा हो तो जाके देख लेना, आउटर से ठीक ठाक पानी निकल रहा होगा, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, आर्द्रता बहुत बढ़ी हुई है, 80% 90% के आसपास आर्द्रता हो रही है। तो आर्द्रता कहते किसे हैं, कुछ डिफाइन कर पाएंगे अपने शब्दों में, टूटी फूटी भाषा में। नमी नमी नमी, घटे बढ़े की बात नहीं हो रही, वायु में जो नमी विद्यमान होती है उसे ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्लियर है। और एक तरह का ये एक सोल्यूशन है बेटा, यानी वायु में जब नमी जाती है तो फिर वो नमी नहीं दिखाई देती। जैसे आपके आसपास हवाएं हैं, नमी जरूर है, लेकिन वो नमी आपको दिख रही है नहीं। लेकिन ये पानी जो ग्लास में है फिजिकली दिख रहा है, भौतिक रूप से दिख रहा है, लेकिन यही पानी अगर हवा में चला जाएगा तो अदृश्य हो जाएगा। इस हॉल के पानी में, हवा में कितना पानी होगा आइडिया है आपको, मोटा मोटा 10-15 ग्राम। 5-6 लीटर से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 5 लीटर पानी इस हवा में विद्यमान है और आंख से दिख नहीं रहा। मुझे लगता है 1 पाव पानी है, 200 ग्राम पानी है जो दिख रहा है, और 5 लीटर पानी है यही गुम है। क्योंकि हवा के साथ जब इसका साथ मिलता है ना, ये भी उड़ान भर लेता है कि मैं भी नहीं दिखूंगा। एक सोल्यूशन बनाते हैं, चीनी भौतिक रूप से दिखती है, इसी पानी में चीनी डिजॉल्व कर दोगे, चीनी नहीं दिखेगी। एक सोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं ना बेटा, घोल में शामिल हो जाते हैं। तो जब हवा में पानी घुलना शुरू हो जाता है तो पानी भी नहीं दिखाई देता, अदृश्य हो जाता है। अब अगर उस पानी को बाहर निकालना है, अगर आपका मन है तो निकाला जा सकता है। अभी तो कल परसों ही मैं कहीं देख रहा था कि हवा से पानी निकालने का कोई स्टार्टअप शुरू किया है इंडिया में। तो साउथ में कोई बच्चा है, आईटीएन वगैरह जो भी हो, तो वो जैसे आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं आजकल, तो वो पानी हम लोग फिल्टर उल्टर करके जैसे भी हो वैसे निकालते हैं। लेकिन कहते हैं कि हवा का जो पानी है वो काफी शुद्ध है, तो सीधे हवा से पानी निकाल लेता है वो। और हवा मशीन बनाया हुआ है, हवा से पानी निकाल के वो बॉटल में वो पैकिंग करके वो बेचता है। तो भाई देखो, इस दुनिया में क्या है ना बेटा,
कि नफासत का पैसा है ना। एक पानी आपको यहीं सड़क पे मिल जाता है 10-15 रुपया बॉटल, और एक पानी की बोतल मिलती है 20-20 हजार पानी की बोतल। अब वो हम लोग नहीं पिएंगे, अब वो कौन पिएगा, मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं। तो क्या उस पानी में है? उस पानी में क्या खास है? उस पानी में अमृत है, पी के अमर हो जाएंगे आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, नौटंकी है। अब ये पानी आ, एकदम नेचुरल रिसोर्सेज से नेचुरल ढंग से प्राप्त किया गया है, ह्यूमन कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, और इसमें कोई बैक्टीरिया और इस तरह की कोई संभावना नहीं है, मिनरल से भरपूर है। आप पानी, कुछ लोग कहते हैं ना मिनरल वाटर दे दीजिए, मैंने नाम सुना है, दुकान पे जाके बोलते हैं कि मिनरल वाटर है, वो मिनरल वाटर है। आरओ के पानी में मिनरल रहता है, सब मिनरल निकाल के फेंक दिया जाता है, कूड़ा करकट होता है। वो पहले हम लोग का पानी जो एकदम हैंडपंप का ताजा ताजा निकाल के पीते थे, वो मिनरल से भरा हुआ पानी होता था। अभी इस पानी में कहाँ मिनरल, जैसा पानी है वैसे आदमी बेजान हो गए। दोबारा वो सब मुद्दा नहीं है बेटा हम लोगों का। तो इसका मतलब है कि हवाओं में हम लोगों के पानी विद्यमान है ना बेटा। अब इस पे बड़ी फिलॉसफी है, इस पे बड़ा उठा पटक है, इसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लिखे, वायु में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है। थोड़ा शुरुआत कर दें बेटा आज। वायु में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है। वायु में विद्यमान जल वाष्प को ही हम वायु में विद्यमान जल वाष्प को ही हम आर्द्रता कहते हैं। देखो ये मुझे लिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अधूरा अधूरा दिखता, खाली खाली दिखता, तो मैंने लिखा दिया, हर किसी को पता है ना। अब बवाल वाला काम शुरू किया जाए। तो अगली हेडिंग बनाइए, सापेक्षिक आर्द्रता। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बेटा, घबराइए नहीं। सापेक्षिक आर्द्रता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आर्द्रता कैसे नापते हैं? हाइड्रो, चालाक हो भाई, हमको फंसाने की कोशिश किए। एक और है बेटा इंस्ट्रूमेंट जिसको साइक्रोमीटर कहते हैं। तो साइक्रोमीटर भी है। अब हाइग्रोमीटर तो नहीं ही पूछेगा, जब उसको पता है बता दोगे तो अंड बंड नाम देगा। तो एक और डिवाइस है जिसका नाम है साइक्रोमीटर। हाँ, साइक्रो लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। हिंदी में लिख लो, साइक्रोमीटर। ठीक है बेटा। इसे क्या नापा जाता है बेटा? आर्द्रता ही नापी जाती है। 12। तो अभी हम लोगों की हेडिंग क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है बेटा, घेर घेर के पूछेंगे, घेर घेर के हमला करेंगे, और ये युद्ध क्षेत्र बड़ा शानदार है आपको हराने के लिए। इसको थोड़ा ध्यान से और प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? जैसे अभी आप मोबाइल पे बोलोगे कि टुडे वेदर, तो आपको कई चीज दिखाएगा वो। एक तो आपको बताएगा कि आज बारिश होनी है नहीं होनी है, टेम्परेचर कितना होगा, यूवी का क्या रेशियो होगा, अल्ट्रावायलेट रेस की क्या पोजीशन है, और एक चीज बहुत शान से दिखाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता। देख लीजिएगा अभी थोड़ी देर में मोबाइल में, तो आपको सापेक्षिक आर्द्रता वही लिखा मिलेगा आपको, सापेक्षिक आर्द्रता हिंदी में देखोगे तो।
इस समय सापेक्षिक आर्द्रता बहुत बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा है, देखिएगा। तो ये आखिर होती क्या है? जैसे आप देखोगे 90-90%, 94-94%। अच्छा, 100% सापेक्षिक आर्द्रता क्या मतलब है? अगर सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, अभी 100% नहीं होगी, अभी देख लीजिएगा, मुझे लगता है 90 के आसपास होगी। एक भूगोल के विद्यार्थी होने का मेरा अनुमान है, तो देख लीजिएगा। अभी देखोगे, अभी देख लो। नहीं, हम देख के नहीं आए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो जैसे एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर 90% है, 92% है, अगर ये 100% हो जाए तो इसका क्या मतलब? अगर कोई ना कोई मतलब तो होता होगा ना इसका। तो सब समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो पहले डिफाइन करते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता होती क्या है। लिखें, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा तथा उसमें समाहित होने वाले कुल जलवाष्प की मात्रा को, तथा उसमें समाहित होने वाले कुल जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो आज बेटा थोड़ा सा तकलीफ अब महसूस होने लगी है ना? तो आज मुझे अनुमति दीजिए, हम इसको पूरा कर लेंगे। अब इससे पहले कि यहीं से